नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चौधरी आप सभी का मुस्कान अलवी हिंदी क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम सन 1857 की राज्य क्रांति और पुनर्जागरण भारतेंदु योगिन साहित्यकार भारतेंदु योगिन साहित्य विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास आरंभ करते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपको नेट से जुड़े किसी भी प्रकार की पुस्तक की आवश्यकता है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर, चाहे वो कहानी हो, हिंदी भाषा से जुड़ी जानकारी हो, हिंदी भाषा से जुड़ी पुस्तक हो, या फिर हिंदी साहित्य की माफ करिए यूजीसी नेट की सभी कविताओं का संग्रह आपको मिल जाएगा। आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। नेट के सभी नाटक, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, सभी के सभी पुस्तक आप हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। हार्ड कॉपी आपको फ्री डिलीवरी के जरिए आपके पते पर पहुंचा दिया जाएगा। हार्ड कॉपी का प्राइस आप देख सकते हैं, प्रत्येक इकाई के अपने अपने प्राइस हैं। और अगर आपको मात्र पीडीएफ चाहिए तो आप 249 में सभी पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ने के लिए आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टैप करें। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। अदरवाइज आप स्क्रीन पर दिए गए कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कर हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब हम 1857 की राज्य क्रांति और पुनर्जागरण पर चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल जो हमारी नई सोच और नई दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है, उसके लिए तत्कालीन विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियां तो उत्तरदायी थी ही, साथ ही उन परिस्थितियों के रूप ग्रहण के लिए वह अंग्रेजी शासन भी जिम्मेदार था, जिसने वास्तव में हमें प्रत्यक्ष तथा परोक्ष पुनर्जागरण के लिए उत्तेजित किया। अतः इस ऐतिहासिक घटनाक्रम को जाने बिना हमारे लिए तो आधुनिक काल में प्रारंभ की तत्कालीन परिस्थितियों का स्वरूप स्पष्ट हो सकता है और न ही उन परिस्थितियों से प्रभावित साहित्य का केंद्रीय दृष्टिकोण। इसलिए पहले हम इस युग की पूर्व पीठिका के रूप अंग्रेजी भारत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे। तत्पश्चात उन घटनाओं के प्रभाव तथा यहाँ पर गलत मिस्टेक लिखा गया है, आप टिक कर लीजिएगा, उनकी प्रतिक्रियाओं में विकसित होने वाले विभिन्न परिस्थितिजन्य आंदोलन दर्शनों की बात करेंगे, जिन्होंने हम आलोच्य काल की विभिन्न परिस्थितियों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जिनसे प्रेरित होकर हमारे साहित्यकारों ने साहित्य के क्षेत्र में आधुनिकता का आह्वान किया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। तो अंग्रेजों ने सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया था तथा धीरे धीरे इस क्षेत्र में अपने अन्य प्रतिद्वंदियों उच्च पुर्तगालियों तथा फ्रांसीसी और पुर्तगाली भी यहाँ पर गलत लिखा गया है को भाग कर इस क्षेत्र में अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। व्यवहारिक क्षेत्र में एकाधिकार के गर्व ने अंग्रेजों में भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की महत्वाकांक्षा को हवा दी। फलस्वरूप 1857 में उन्होंने प्लासी के युद्ध में बंगाल नवाब को तथा 1764 में बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट, बंगाल के नवाब और अवध के नवाब तीनों को पराजित करके भारत में अपनी शासन की नींव रखी। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल के नवाब और अवध के नवाब तीनों पराजित करके भारत में अपने शासन की नींव रखी। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया, जिसने भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव मजबूत बनाने के लिए अनेक प्रकार के सुधार किए। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स तथा
कॉर्नवालिस ने अपने शासनकाल में क्लाइव के उदार नीतियों का ही विस्तार करते हुए सुधार किए। भले ही उक्त अंग्रेज गवर्नरों ने सुधारवादी नीतियों को अपनाया था, परंतु सामान्य जनता में यह विश्वास दृढ़ होता जा रहा था कि अंग्रेजी जो सुधार कर रहे हैं उसके पीछे उनका अपना स्वार्थ है, स्वार्थ कार्यक रहा है। इसलिए प्रजा में अंग्रेजों के प्रति नफरत तथा विद्रोह की भावना के साथ साथ पनप रही थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विश्व मंच पर दो अन्य ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनका प्रमाण समूचे विश्व के साथ साथ भारत को दिखाई दिया। इसमें पहली घटना है फ्रांस की राज्य क्रांति 1889, जिसने सामंत प्रथा के विनाश तथा प्रजातंत्र की स्थापना के माध्यम से विश्व स्तर पर स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व के आदर्श का संदेश प्रेषित किया, जो भविष्य में होने वाले सभी जन आंदोलनों का मूल मंत्र बन गया। इस प्रकार दूसरी घटना भी नेपोलियन बोनापार्ट की विश्व विजय को महत्वाकांक्षा उसकी इस विस्तारवादी नीति से, जहां एक और संपूर्ण यूरोप क्षतिग्रस्त हुआ, वहीं परोक्षतः समूचे यूरोप के साथ साथ भारत जैसे अनेक देशों में राष्ट्रीयता एवं राष्ट्र धर्म की भावना का विकास हुआ। यहाँ पर लोगों के मन में राष्ट्रीय प्रेम की सुस्पष्ट भावना जागृत हुई। इस प्रकार 18वीं शताब्दी के अंत तक, जहां एक और अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन की सीमाएं बढ़ा ली थी तथा अपनी शासन की लंबी आयु के लिए सुधार भी कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता में उनके प्रति सभी विरोधी तत्वों का भी जन्म हो चुका था, जिसने आगे चलकर 1857 में देशव्यापी विद्रोह को जन्म दिया। इसमें फ्रांस की क्रांति तथा नेपोलियन की विस्तारवादी नीतियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विश्व के इतिहास में 19वीं शताब्दी विलियम वेंटिक के बाद लॉर्ड डलहौजी वह दूसरे महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हुए जिन्होंने अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। उनके द्वारा किए गए सुधार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारत में रेल, डाक व तार सेवा का प्रारंभ करना। इन्हीं के प्रयासों से भारत में पहली बार इन सेवाओं की योजना बनाई गई तथा इन्हें क्रियान्वित रूप दिया गया, जहां उन्हें प्रशासन बनाने में सुविधा हुई। वहां भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी यह सेवाएं वरदान सिद्ध हुई। उल्लेखनीय है कि उक्त समस्त सुधारों के बावजूद भी अंग्रेजों का भारतीय लोगों के प्रति कुछ अच्छा नहीं था। सरकारी नौकरियों में रंग भेद के आधार पर व्यवहार किया जाता था। भारतीय लोगों को शिक्षित होने के बावजूद भी ऊंचे पद से वंचित रखा जाता था। न्याय करते समय भी रंग भेद आड़े आता था। अनेक भारतीय शासक जिनका अंग्रेजों ने राज्य छीन लिया, अंग्रेजों से नफरत करते थे। इन सबके साथ साथ देश के कट्टरपंथी लोग भी अंग्रेज से नाराज थे। उन्हें विश्वास हो चुका था कि अंग्रेज पश्चिमी शिक्षा पद्धति के नाम पर उनकी संस्कृति समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार 1857 तक भारत में अंग्रेजों ने जब अपने प्रशासन के 100 वर्ष पूरे किए, तब उनके द्वारा किए गए बहुत ने सुधारों के बावजूद अनेक विरुद्ध बहुत से ऐसे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारण भी एकत्रित से चुके थे, जिन्होंने भारतीय जनता को उनके विरुद्ध संगठित होकर विद्रोह करने के लिए विवश कर दिया था। अंग्रेजी शासन के इन 100 वर्षों के संदर्भ में डॉक्टर R.C. मजुमदार ने बहुत सुंदर शब्दों में टिप्पणी की है।
उनके अनुसार भारत में अंग्रेजी सत्ता की पहली शताब्दी ने वह मंच तैयार किया जिस पर दुखांत नाटक के कुछ हिस्सों का अभ्यास भी किया जाता है, जिसे उनकी सत्ता की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर खून और आंसुओं के बीच खेला जाता था। 1857 का विद्रोह के कारण यहाँ पर हमारे लिए 1857 के महान विद्रोह के कुछ कारणों पर भी एक दृष्टि डाल लेना उचित रहेगा, क्योंकि इस विद्रोह के अवसर पर जिस भारतीय लोगों ने अपनी भावनाओं का प्रदर्शन किया, उसे देखते हुए इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास के इस कार्य को परिवर्तन का वर्ष स्वीकार किया। 1857 के विद्रोह के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारण 1857 तथा 1757 तथा 1764 18 विद्रोह, सामाजिक तथा धार्मिक कारण 1857 और 1864 के पलासी और बक्सर के युद्धों के बाद अंग्रेजों का उत्साह उतना बढ़ गया कि उन्होंने उसके बाद युद्ध में कूटनीति जिस तरह भी संभव हुआ अपने राज्य का विस्तार करने की महत्वाकांक्षा पाल ली। परिणाम स्वरूप उन्हें अवध, हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक, नागपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जोधपुर, जयपुर, सिंध तक अपना राज्य विस्तार किया। उनका संपूर्ण साम्राज्यवादी नीति के विरुद्ध अनेक देशी राजाओं तथा जनता ने नफरत की भावना बढ़ने लगी। इसमें डलहौजी की लैप्स नीति ने आग में घी डालने का काम किया। इस नीति के अनुसार निसंतान राजाएं निसंतान राजाओं को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है। ऐसे राजाओं की मृत्यु के बाद उनके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाने लगा। इस प्रकार अंग्रेजों ने अनेक रियासतें शासित। इसी नीति के आधार पर अंग्रेजों ने पेशवा बाजी राय के दत्तक पुत्र नाना साहिब की पेंशन बंद कर दी, जिससे नाना साहिब भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा अवध राज्य का हिस्सा अपने अधिकार में लेना, मुगल सम्राट का निरादर करना तथा असंख्य बेकार किए गए सैनिकों का रोष कुछ अन्य ऐसे कारण थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को जन्म देने में विशेष भूमिका निभाई। इसी क्रम में अंग्रेजों द्वारा भारतीय लोगों में दुर्व्यवहार, भारतीय लोगों को ऊंचे पद पर नियुक्त न करना तथा उनकी दोषपूर्ण न्याय प्रणाली ने भी उन लोगों को उकसाया। सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के अंतर्गत अंग्रेजों की रंग-भेद नीति, भारतीय जनता के सामाजिक कृत्यों में अनाधिकार हस्तक्षेप, ईसाई धर्म का प्रसार कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारण थे जिन्होंने विद्रोह भावना को खूब हवा दी। बैटिक तथा डलहौजी द्वारा बनाए गए सती प्रथा, कत्ल करना, विधवा विवाह कानून कट्टरपंथी हिंदुओं के गले से नीचे न उतर सके। उन्हें लगा कि अंग्रेजों ने ऐसा करके उनकी संस्कृति को चोट पहुंचाई। फलतः वे लोग भी अनेक उनके विरुद्ध हो गए। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार उनके लिए सहनीय नहीं था। इतना ही नहीं, अंग्रेजी प्रशासकों द्वारा किए गए अनेक सुधार भी उनके विरुद्ध विद्रोह उत्पन्न करने में सहायक बने। रेल, डाक, तार सेवा ने देश के एक प्रांत के लोगों को दूसरे प्रांत के लोगों
को निकट कर दिया। परिणाम स्वरूप उनमें वैचारिक विनिमय के साथ साथ अंग्रेजी की अन्यायपूर्ण और तथा अत्याचारपूर्ण घटनाओं की सूचना भी आदान प्रदान होने लगी, जिससे सामान्य जनता के विद्रोह उपयुक्त मानसिकता की जमीन तैयार हुई। देश की आर्थिक स्थिति भी इस विद्रोह का मुख्य कारण बनी, क्योंकि देश का बहुत सा धन व्यापार के नाम पर विदेश जा रहा था तथा यहाँ के लोगों की आर्थिक हालत पतली होती जा रही थी। अंततः इन समस्त कारणों को तत्कालीन घटनाओं के विद्रोह में परिवर्तित कर दिया। भले ही यह विद्रोह अंग्रेज द्वारा असफल बना दिया गया, परंतु इस विद्रोह ने देश के लोगों की भावनाओं को अवश्य व्यक्त कर दिया, जो अंग्रेजों के प्रति नफरत और क्रोध की धारणा कर रही थी। दूसरे, इसके माध्यम से देश के कोने कोने तक लोगों की आजादी की इच्छा का संदेश प्रसारित हुआ, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता आंदोलन की भावना ने भी तीव्रता से जन्म लिया तथा आगे चलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा अन्य क्रांतिकारी संगठनों का जन्म हुआ। तीसरे, इसके द्वारा भारतीय लोगों के समझ उनकी यह कमियां भी उभर कर सामने आई, जिनके कारण उनकी विद्रोह की आवाज दबा दी गई थी। परिणाम स्वरूप इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना के पश्चात उन्होंने स्वयं को सामाजिक धार्मिक क्षेत्रों में भी यद्यपि अंग्रेजों ने अपनी जरूरत के लिए विकसित किया था, परंतु अंततः यह भारतीय लोगों में नई सोच व दृष्टिकोण के विकास में सहायक सिद्ध हुई, जिससे प्रभावित होकर भारतीय समाज में विभिन्न स्तरों पर अनेक नए आंदोलनों का जन्म हुआ। इस प्रकार हमारी शिक्षा प्रणाली के महत्व की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ उस पर भी एक दृष्टि डालनी समाचीन रहेगी। तो चलिए अब हम भारतीय पुनर्जागरण पर चर्चा करते हैं, जहां से हम देखते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण का शुरुआत होता है। राजा राम मोहन राय को इस दिशा में नव युग का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने ईसाईगत के प्रचार की प्रक्रिया में ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1828 ईस्वी में स्थापना द्वारा हिंदी समाज के पुनर्स्थापन का प्रथम प्रयास किया। ईसाई धर्म को लेकर उनकी प्रतिक्रिया का ढंग बिल्कुल नवीन था। उन्होंने उस कर्म का विरोध करने के बदले हिंदू धर्म के नव संस्कार का प्रयास किया, ताकि उसकी जितनी भी आडंबरपूर्ण परंपराएं थी उनका विरोध किया जा सके। ब्रह्म समाज का उद्देश्य मूर्ति पूजा का विरोध, जाति भेद आदि कुरीतियों का निवारण, सत्ता प्रथा का विरोध तथा एकेश्वरवाद की स्थापना थी। राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप हिंदू समाज में प्रचलित सती प्रथा के विरुद्ध 1829 में अंग्रेज सरकार ने कानून कर दिया कि उन्होंने बहुविवाह प्रथा का भी खंडन किया तथा विधवा विवाह को उचित ठहराया। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय ने निसंकोच भाव से स्त्री शिक्षा पद्धति का अंग्रेज शिक्षा पद्धति का समर्थन किया। राजनीति क्षेत्र में उन्होंने इंग्लैंड की सरकार को भारत के राज्य प्रबंध सुधार के लिए बार बार अपील की तथा जाति रंग धर्म आदि के भेदभाव का विरोध किया। इसलिए उन्हें आधुनिक काल
में भारतीय राजनीति का पिता, फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स माना जाता है। 1833 ईस्वी में उनकी मृत्यु के पश्चात रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का कार्यभार संभाला तथा वेदों और देवी और सब धर्मों का स्रोत माना। उन्होंने अथक परिश्रम से इसका प्रचार किया, जिससे प्रभावित होकर अनेक शिक्षित नौजवान इसके ओर आकर्षित हुए, जिन्होंने ब्रह्म समाज की उन्नति में प्रशंसनीय कार्य किया। परंतु 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर तथा केशव चंद्र सेन में मतभेद उत्पन्न होने से ब्रह्म समाज दो हिस्सों में बंट गया। ब्रह्म समाज तथा भारतीय ब्रह्म समाज। केशव चंद्र ने उदारवादी नीति से इसका प्रचार किया, जिससे प्रभावित होकर मद्रास में वेद समाज और बंबई में प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ। 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन के प्रचार से प्रभावित होकर बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। 1870 ईस्वी में राधाकृष्ण गोपाल भंडारकर और जस्टिस महादेव गोविंद रानाड सम्मिलित हुए। रानाड ने इसके प्रचार के लिए विशेष प्रचार किए थे। वे जाति प्रथा के उच्छेद, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा के स्थान पर निषेध, शिक्षा के बाल विवाह निषेध के समर्थक थे। उन्होंने अनेक अनाथालयों, विधवा आवासों, रात्रि पाठशालाओं तथा कला पाठशालाओं की स्थापना की। अछूतों की दयनीय दशा सुधारने के लिए दलितों द्वारा मिशन की स्थापना की। इस प्रकार महाराष्ट्र तथा समीपस्थ प्रदेशों में प्रार्थना समाज ने महत्वपूर्ण कार्य किए। 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक आंदोलनों में आर्य समाज की स्थापना हुई। 1867 ईस्वी में सबसे महत्वपूर्ण घटना है। ब्रह्म समाज का पूर्वी भारत में जन्म हुआ, जबकि आर्य समाज ने पश्चिमी भारत में जन्म लिया। बाद में लाहौर में भी इसका स्थापना हो गई। बाद में इसका मुख्य केंद्र बन गया। भारतीय पुनर्जागरण में स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु 1886 में 4 आध्यात्मिक उत्थान और जनसेवा के लिए रामकृष्ण संस्था की स्थापना की, जिनकी अनेक शाखाएं भारत तथा विदेशों में मिली गई। अनेक संस्थाएं होगा यहाँ पर गलत लिखा, संस्थाएं भारत एवं तथा विदेशों में मिली गई, नहीं माफ करिए, यहाँ पर स्थापना की गई। देश के अशिक्षित, पीड़ित, सेवाग्रस्त एवं पदलित वर्ग की सेवा करना मिशन का मुख्य उद्देश्य था। 1839 में विवेकानंद ने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेकर अध्यात्म ज्ञान पर अपना ओजस्वी भाषण देकर विश्व भर का ध्यान हिंदू धर्म की ओर आकृष्ट किया। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने जहां एक ओर देश की जनता के मन से ही हीन भावना दूर की कि उनके पास परिचय के सभ्य समाज को दिलाने लायक कुछ नहीं है, वहीं विदेशियों का भी इस दिशा में भ्रम दूर किया।
19वीं शताब्दी में सुधारवादी आंदोलन श्रृंखला में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। यद्यपि इसकी स्थापना न्यूयॉर्क की रूसी महिला ब्लेवे टमकी तथा कर्नल अस्कॉट ने 1875 में की थी, परंतु भारत में भी इन्होंने मद्रास के निकट अहवार से 1886 में इस संस्था का केंद्र खोला। इस प्रकार उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य इतिहास में सन 1857 की राज्य क्रांति व उससे पूर्व लगभग 100 वर्षों तक चले पुनर्जागरण संबंधी आंदोलनों को चलाने वालों का विशेष महत्व रहा। इस राज्य क्रांति व पुनर्जागरण में आधुनिकता की गंध महसूस करते हुए ही इस काल के बाद हिंदी साहित्य को आधुनिक हिंदी साहित्य का संज्ञा दी गई। भारतेंदु युगीन साहित्यकार के रूप में हम भारतेंदु युग का आधुनिक काल का प्रवेश द्वार माना जाता है। भारतेंदु युग को आधुनिक काल का प्रवेश द्वार माना जाता है। अनेक क्रांतिकारी परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप साहित्य में जो नया रूप उभरा, उसने भावों और विचारों को सशक्त अभिव्यक्ति से विशिष्ट है। आधुनिक काल के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य को तो जन्म दिया ही, साथ ही कविता को नए आयाम दिए। दरबार की सीमा से निकलकर श्रृंगारिता के घुटन से उबार कर भारतेंदु ने कविता का राष्ट्रीयता, समाज सुधार, जन हिताय भावना में साक्षात्कार कराया। भारतेंदु से ही आधुनिक कविता पुरानी रूढ़ियों को तोड़ नया रूप ग्रहण करती दिखती है। भारतेंदु की प्रेरणा ने हिंदी भाषा के आंदोलन का वास्तविक जन आंदोलन का रूप दे दिया। भारतेंदु को केंद्र करके उन काल के अनेक साहित्यकारों का एक उज्जवल मंडल ही प्रस्तुत हो गया, जिसमें सहज चटुल शैली वाले प्रताप नारायण मिश्र तीखे और अनन्ना देने वाले, भाषा में खरी खोटी सुना देने वाले पंडित बालकृष्ण भट्ट, अनुप्रासयुक्त शैली की कवि जनोचित भाषा लिखने वाले ठाकुर जगमोहन सिंह और बद्री नारायण चौधरी के साथ साथ लाला श्रीनिवास दास, अंबिका प्रसाद वाजपेयी, राधाचरण गोस्वामी, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण दास आदि भी साहित्य सृजन का कर्म करते रहे। इन्हीं में कुछ का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है। तो आइए चलिए देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र सन 1850 से 1885। आधुनिक युग के प्रवर्तक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में 9 सितंबर 1850 ईस्वी तथा देवासान 35 वर्ष की आयु में 6 जनवरी 1885 में हुआ। इनके पिता श्री बाबू गोपाल चंद्र उपनाम था गिरिधर दास। सन 1883 से 1860 की गणना हिंदी की महान कवियों में की जाती है। उन्होंने, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, उन्होंने नहुस, नाटक तथा कई कविताएं लिखी थी। भारतेंदु जी ने इनके लिखे 40 ग्रंथों का उल्लेख किया। हरिश्चंद्र ने घर पर ही विभिन्न भाषाओं की शिक्षा प्राप्त की। अल्पायु में ही कविता करने लगे थे। कहते हैं 5 वर्ष की आयु में उन्होंने निम्नलिखित दोहे की रचना की कर अपनी काव्य प्रतिभा का चमत्कार दिखाया।
10 वर्ष की आयु में इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में वे अपने परिवार के साथ जगन्नाथपुरी गए। इस यात्रा में उन्होंने बांग्ला साहित्य की प्रवृत्तियों से परिचय प्राप्त हुआ। यहाँ से लौटकर वे निरंतर साहित्य साधना करते रहे। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका तथा बाला बोधिनी पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया। इनकी सम्मत रचनाओं की संख्या 175 कही जाती है। साहित्य और समाज दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु अत्यंत लोकप्रिय रहे हैं। ये कवि, पत्रकार, नाटककार तथा निबंधकार होने के साथ साथ समाज सुधारक एवं राष्ट्रीय नेता थे। इनका भारतेंदु विशेषण इनकी लोकप्रियता का सूचक है। भारतेंदु को अपने जीवन काल की जैसी लोकप्रियता प्राप्त हुई वैसी किसी अन्य साहित्यकार को नहीं। भारतेंदु का सारा जीवन शिक्षा, साहित्य, समाज और राष्ट्र के लिए था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य ग्रंथों की संख्या 70। काशी नगरी प्रचारणी सभा द्वारा संकलन भारतेंदु कथावली दूसरा खंड के नाम से प्रकाशित हुआ। इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं के नाम हैं प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम मल्लिका, भक्त सर्वस्व आदि हमें देखने को मिलती हैं। भारतेंदु इन रचनाओं में विषय वैविध्य दर्शनीय है। इसके अतिरिक्त इनके नाटकों में आए गीत भी इनकी कवि प्रतिभा के परिचायक हैं। तो अतः हम देख सकते हैं कि सभ्यता का अंधा अनुकरण, पुलिस तथा आदाली लोगों के लूट खसूट, स्वार्थी अमीरों की स्वार्थपरता, धार्मिक मिथ्याचार, छल कपट, पारस्परिक कलह, वैमन्य आदि से देश की सामूहिक हित की आशा नहीं हो सकती। इसी से भारतेंदु ने भारत की दुर्दशा पर दुख और क्षोभ व्यक्त किया है। रवहु सब मिलके अवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी ना जाई, जैसे वाक्य लिखते हैं। भारतेंदु ने काव्य में देश प्रेम के साथ सामाजिक जागरण एवं समाज सुधार की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। नारी शिक्षा का समर्थन, वर्णगत भेदभाव का विरोध तथा बाल विवाह, अनमेल विवाह का निषेध जैसे सामाजिक विषयों को भी भारतेंदु ने अपने काव्य वर्ण विषय बनाया। भारतेंदु दुर्दशा नाटक में भारतीय समाज का चित्रण किया है। बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेमघन 1855 से 1922। प्रेमघन जी सरयू पारीण ब्राह्मण, मिर्जापुर के प्रसिद्ध रसई, महाजन, व्यापारी और जमींदार परिवार में 1855 में उत्पन्न हुए थे। पंडित रामानंद पाठक की शिक्षा से इनका साहित्यानुराग जागृत हुआ। इन्होंने भारत में विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया। सन 1874 ईस्वी में इन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने आनंद काव्यिनी और नागरी नारिद नामक मासिक और साप्ताहिक पत्रों का संपादन किया। इसके बाद तथा अन्य पत्रों में इनकी सामयिक तथा ब्रज भाषा की उत्तम रचनाएं प्रकाशित हुई। प्रेमघन में ब्रज भाषा का बड़ा प्रेम था। ये साहित्य सम्मेलन के तीसरे अधिवेशन में स्थापित हुए थे, जो सन 1912 में कलकत्ता में हुआ था। इनकी रचनाएं प्रेम धन सर्वत्व नाम से सम्मेलन में प्रकाशित हुई, जिनका संपादन इनके पौत्र ने किया है।
इनमें जितना साहित्य प्रेम था उतना ही देश प्रेम भी देखने को मिलता है। भारतेंदु जी की प्रवृत्तियां इनमें भी हमें देखने को मिलती हैं। ये उनसे भी बहुत प्रभावित थे। वर्षा बिंदु, आनंद, अरुणादय, जीर्ण, जनपद, अलौकिक लीला, हार्दिक, सैयर, महिमा आदि प्रमुख रचनाएं हैं जो प्रेमघन का सर्वस्व सार प्रथम भाग में संकलित हैं। समसामयिक घटनाओं और परिस्थितियों को लेकर प्रेमघन ने बहुत कुछ लिखा है। साथ ही कजली और लावनी शैली कवली एवं लावनी शैली में लोकगीत भी लिखे जो अत्यंत मधुरता लिए हैं। भाषा मुख्यतः ब्रज भाषा रही। प्रेमघन कविता के क्षेत्र में भाषा की शुद्धता और छंद का बंधन निर्वाह के विशेष कायल नहीं थे। उनकी समसामयिक संबंधी कविता का एक उदाहरण हमें यहाँ देखने को मिलता है। हिंदुस्तानी भाषा कौन कहाँ ते आई, प्रताप नारायण मिश्र। पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1856 ईस्वी में हुआ। वे बेजे गांव, जिला उन्नाव के कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम संकट प्रसाद था। मिश्र जी को अंग्रेजी का साधारण ज्ञान था, परंतु अपने परिश्रम से उर्दू, फारसी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। मिश्र जी ने 1863 ईस्वी में ब्राह्मण मासिक पत्र निकाला, जिसमें हास्य व्यंग पूर्ण शिक्षाप्रद लेख छपते थे। उन दिनों कानपुर में लावनी गाने का बड़ा प्रचलन था। पंडित जी इससे प्रेरित होकर कभी कभी लावनी लिखने लगे। इन्हें नाटक लिखने का बड़ा शौक था। नाटक खेलने का बड़ा शौक था। इन्होंने 20 पुस्तकें लिखी और 12 पुस्तकों का अनुवाद किया। पुस्तकों के नाम ये हैं: कली, कौतुक, रूपक, कली, प्रवाह नाटक, हठी, हमीर नाटक आदि रहे। इनकी रचना बड़ी प्रभावपूर्ण होती थी और हास्य व्यंग पूर्ण भी थी। देश प्रेम की व्यंजना से संबंधित इनकी रचना का एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है। निर्धन दीन दीन होते हैं, भारत भूषण भांति, ताहि बचाई न को सकत, निज भुज बुधु बत कांति। इनकी संपूर्ण रचनाओं में नागरिक प्रचारणी सभा में प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित किया है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की समान ही समसामयिक समस्याओं को अपना काव्य रचनाओं में स्थान दिया। वे अंग्रेजों से शोषण नीतियों पर व्यंग्य बाण छोड़ते हुए कहते हैं: जिन धन धरती हरि सो करिए कौन भलाई। अंबिका दत्त व्यास। पंडित अंबिका दत्त व्यास का जन्म 1858 में हुआ। जन्म 1858 में जयपुर में हुआ। ये दूसरे ही साल में पिता पंडित दुर्गा दत्त के साथ काशी चले आए। 10 वर्ष की अवस्था में ये कविता लिखने लगे। व्यास जी ने काशी में संस्कृत का बड़ा अध्ययन किया। इन्हें अपना विद्वता और पंडित्य पर भारत रत्न, विहार विभूषण आदि उपाधियां प्राप्त हुई थी। व्यास जी ने छोटी बड़ी मिलाकर कुल 78 पुस्तकें लिखी, जिनमें शास्त्र, आयुर्वेद, दर्शन, व्याकरण, समीक्षा, यात्रा, काव्य आदि अनेक विषयों के ग्रंथ हैं। इसमें ग्रंथ बिहार में इन्होंने बिहारी के दोहों पर कुंडलियां बनाई थी। इनका देहावसान 19 नवंबर सन 1900 में हुआ। इनकी कविता का एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है: मधुर बूंदभि
संग मधुर बाजत सहनाई, मधुर मधुर ही राग मधुरता ही बगराई। यहाँ देख सकते हैं कि उन्होंने अलंकार का बहुत ही सुंदर व्यवहार किया है। तो अब चलते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह जी पर बात करते हैं। जगमोहन सिंह जन्म 1857 में विजय राघवगढ़ में हुआ था और इनके पिता सूर्य सिंह इनके पिता सरयू सिंह वहां के राजा थे। सिपाही विद्रोह में उनका राज्य जब्त कर लिया गया था। इनकी शिक्षा काशी में हुई। 16 वर्ष की अवस्था में ही काव्य करने लगे थे और उसी समय ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपर्क में आए। तहसीलदार फिर असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर नियुक्त किए गए। सरकारी नौकरी में रहकर भी ये साहित्य सेवा करते रहे। इनका स्वर्गवास सन 1898 में हुआ। इनके बनाए हुए ग्रंथों के नाम श्यामा स्वप्न, श्याम सरोजनी, प्रेम संपादनी आदि देखने को मिलते हैं। प्रेम श्रृंगार वर्णन में सुकुमारता एवं माधुरी इन कविताओं में फूटी पड़ती हैं। अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग इनकी रचना का बड़ा ही सरस बना देता है। उदाहरण के रूप में जगमोहन भोय हया निज हायन, गया तन पालियो है प्रेम महा। बाबू राधा कृष्ण दास 1865 से 1907 ईस्वी। राधा कृष्ण दास का जन्म 1865 में हुआ। ये भारतेंदु के फुफेरे भाई थे। ये 10 महीने के थे तभी माता पिता का देहांत हो गया था। अतः यह भारतेंदु के परिवार में ही पले और गुजराती भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने निस्सहाय हिंदू नामक एक उपन्यास लिखा था। इनके द्वारा रचित, संपादित, अनुवादित सभी प्रकार के ग्रंथ की संख्या 22 है। उन्नत सीर गिर अवली गगन सोऊत बतरावत, ईत सरोवर पाताल भेदी अति शहरावत। भारतेंदु युग के अन्य कवियों बाबा सुमेर सिंह, सुधार द्विवेदी, रामकृष्ण वर्मा, लाला सीताराम, नवीन चतुर्वेदी, गोविंद गिल्ला भाई तथा अन्य समसामयिक कवियों ने समय पूर्ति के अतिरिक्त सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर रचनाएं की। इस प्रकार भारतेंदु और उनके मंडल के कवियों की रचनाओं पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है कि इनका काव्य नई चेतना के उन्मेष का काव्य है। इस युग में पुराने विषयों की कविताओं के साथ नए विषयों पर कविताएं लिखी गई, जिससे नए युग आधुनिक युग का सूत्रपात हुआ। चलिए अब हम भारतीय युग की साहित्यिक विशेषताओं को देखते हैं। निष्कर्षतः साहित्य क्षेत्र की सीमाओं के अंतर्गत ही यदि विचार किया जाए तो साहित्यकार के रूप में भारतेंदु एवं व्यक्तित्व और कृतित्व की गरिमा को देखे तो जो सन 1650 से 1900 तक के 50 वर्षों का 1650 से 1700 तक के 50 वर्षों का कालखंड के लिए भारतेंदु युग की संज्ञा ही सर्वाधिक उपयुक्त है। यही अभियान सर्वाधिक मान्य और प्रचलित भी है। और यदि प्रवृत्ति की प्रमुखता के आधार पर नामकरण संगत प्रतीत होता है। राष्ट्रीय चेतनापरक युग का अभिधान दिया जा सकता है। स्वाधीनता संघर्ष युग की प्रथम अभिव्यक्ति भारतेंदु युग में ही मिलता है। इस युग के काव्य की निम्नलिखित विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। राष्ट्रीय प्रेम
और राष्ट्रीय चेतना। भारतेंदु योगी काव्य में राष्ट्रीय चेतना परक काव्य की संज्ञा दी जाती है। इस संज्ञा की सर्वथा इस तथ्य से होती है कि इस काल की कविता की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता इसमें व्यक्त देश भक्ति एवं राष्ट्रीय भावना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम राष्ट्रीय चेतना की कवि। उनकी रचनाओं तथा नाटकों में देश प्रेम का स्वर सबसे ऊंचा है। प्रताप नारायण मिश्र अंग्रेजों की शासन की नीति विरोध करते हैं। भारत के प्राचीन गौरव महापुरुषों का आख्यान करते हैं। परतंत्र के कारणों पर विचार करते हैं तथा देश के नवयुवकों को प्रबोधित करते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति हिंदी कविता में प्रबल हुई, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब पर भारी, पैदन विदेश चली जात ये अति ख्वारी। भारतेंदु युगीन साहित्यिक विशेषताएं। अंग्रेजों की कुटिल नीति का उद्घाटन करते हुए कहीं निर्भीकता से कहते हैं, भीतर भीतर सब रस चूसे। नए जमाने के मुकरियों में भी अंग्रेजों के अन्याय, अत्याचार, शोषण, अनीति आदि का पर्दाफाश करता है। जैसे इनकी उनकी खिदमत करो, रुपया देते देते मरो, तब आवे मोहीकरण खराब, क्यों शरीक सज्जन नहीं खिताब। भारतेंदु योगी राजभक्ति विषय कविताओं के आधार पर कई समीक्षक इस युग के कवियों, विशेष रूप से भारतेंदु योगी को राजभक्त तथा अंग्रेजों का प्रसंगक मानते हैं। सामाजिक जागरण। देश प्रेम और सामाजिक जागरण का घनिष्ठ संबंध है। देशभक्त कवि ही समाज की विकृति एवं विसंगतियों का क्षय देखना चाहता है। बिना समाज सुधार और सामाजिक जागरण के देश की स्वतंत्रता संभव ही नहीं। भारतेंदु युग का इस कवि का दायित्व के प्रति सजग है। इसलिए वह नारी शिक्षा का समर्थन करता है, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा का विरोध करता है, बाल विवाह एवं अनमेल विवाह का निषेध करता है और ऐसे ही समाज के सुधार संबंधी अन्य विषयों को अपने काव्य का प्रतिदाय बनाता है। प्रताप नारायण मिश्र विधवाओं की करुणा की दशा का अंकन करते हैं। भारतेंदु वर्ण व्यवस्था की संकीर्णता पर प्रहार करते हैं। समाज और देश को भेदभाव छोड़कर एक ही मत चलने का संदेश भारतेंदु इन शब्दों में देते हैं, होय एक मत भाई सबे अब, जनपत्र बिन मेले व्याह नहीं होने देत अब। सुधारवादी भावना की प्रबलता के कारण इस युग की कविता इतिवृत्तात्मक हो गई। परिणाम स्वरूप उसने अनुभूति की गहराई, भावों की प्रबलता और सरसता कम और उपदेशात्मकता और प्रचारात्मकता अधिक है। जनवादी साहित्य देखने को मिलता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के शब्दों में भारतेंदु युग का साहित्य
वादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज में पुराने ढांचे में संतुष्ट न होकर उसमें सुधार चाहता है। वहीं भक्ति भावना के रूप में भारतेंदु योगीन कवि आधुनिकता और नवीनता की ओर उन्मुख है, परंतु अभी वह मध्यकालीन संस्कारों से सर्वथा मुक्त नहीं है। उसमें भक्तिकालीन कवियों की भांति भक्ति के स्वर में विद्यमान है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं उनके राधा कृष्ण के भक्त होने का ज्वलंत प्रमाण है। सूरदास आदि कृष्ण भक्त कवियों के तरह वे पदावली लिखते हैं जिनमें गोपियों के कृष्ण प्रेम तथा भ्रमर गीत के प्रसंग हैं। भारतेंदु वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। निम्न पंक्ति से उनकी राधा कृष्ण के प्रति अन्याय निष्ठा की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। मेरे तो साधन एक ही है, जय नंदलाला वृषभानु दुलारी, जय नंदलाला वृषभानु दुलारी। इन कवियों ने हम देख सकते हैं कि इन कवियों ने भक्ति भावना का देश प्रेम से सामंजस्य स्थापित किया। कवि भारतेंदु भारत के उद्धार के लिए अपने आराध्य कृष्ण को जगाना चाहते हैं। डूबते भारत नाथ बेगी जागो, अब जागो थे हे जागो। अनंत भी कहते हैं, कहाँ करुणानिधि केशव सोया। प्रताप नारायण मिश्र दीनदयाल भगवान की आर्य भारत पर दया चाहते हैं और राधा कृष्ण दास दरिद्र होने के लिए विनय करते हैं। इस प्रकार भारतेंदु कालीन विश्व भावना मध्यकालीन भक्ति भावना में एक नया अध्याय खोलती है। उसे शिक्षित प्रदान करती है। व्यक्ति उद्धार की अपेक्षा उसमें देशोवार की कामना है। भक्ति और देश प्रेम का यह समन्वय भारतेंदु योगीन कविता की मौलिक उद्भावना है। वस्तुतः भारतेंदु युग के कवियों के समक्ष भारतेंदु युग का आदर्श था। इन्होंने पति से राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का चित्रण किया। इनके काव्य में दैन्य एवं आत्मनिवेदन का भी स्वर मिलता है। ये कवि ज्ञान कर्मकांड आदि की प्राय उपेक्षा करके सगुणोपासना को महत्व देते हैं। इन्होंने माधुर्य भक्ति को ग्रहण किया। भारतेंदु योगीन कविताओं में विशेषता के रूप में श्रृंगार भी सामने काफी निखर कर आता है। भारतेंदु युग में भक्ति कालीन भावना के समानांतर रीति कालीन श्रृंगारिकता की सर्वाधिक अभिव्यक्ति हुई है और आधुनिक काल में यह धारा एकदम लुप्त हो जाए यह संभव नहीं था। इस युग के कवियों ने श्रृंगार भावना को रम्य अभिव्यक्ति दी है। भारतेंदु की प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग आदि रचनाओं में प्रेम और श्रृंगार निरूपण में रीतिबद्ध कवियों की अपेक्षा स्वच्छंद कवियों के निकट हैं। रीतिबद्ध कवियों की अश्लीलता एवं नग्नता यहाँ नहीं है। श्रृंगार के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों का अनुभूतिपूर्ण एवं मार्मिक वर्णन उनमें देखा जा सकता है। प्रेमधन की वर्षा बिंदु ठाकुर जगमोहन सिंह की प्रेम संपत्ति लता अंबिका दत्त व्यास की प्रेम 50 आदि रचनाओं में प्रेम और श्रृंगार का मनोहारी एवं सरस वर्णन देखने को मिलता है।
तत्कालीन प्रेस व्यंजना का एक उदाहरण देख सकते हैं। आजुला ना मिले तो कहाँ, हम दो तुमरे सब भांति कहाँ वे। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है श्रृंगारिकता। और उसके बाद हम श्रृंगारिकता को देखते हैं तो भारतेंदु युग में भक्तिकालीन भावना के समानांतर रीतिकालीन का अभिव्यक्ति रही, जिससे आधुनिक काल में यह धारा एकदम लुप्त हो जाए यह तो संभव नहीं। अच्छा करिएगा, वही लाइन फिर से लिखा गया है। वस्तुतः भारतेंदु युगीन काव्य में परंपरागत श्रृंगारिकता की अभिव्यक्ति हुई है, किंतु इनके श्रृंगार का स्वरूप विशुद्ध है, उसमें नग्नता या अश्लीलता नहीं मिलती है। नग्नता या अश्लीलता हमें इसमें देखने को नहीं मिलती है। ये कवि रीतिकालीन श्रृंगारिक काव्य की अपेक्षा भक्तिकालीन में भक्तिकालीन से अधिक प्रभावित हुए हैं। इन्होंने महाकवि सूरदास जैसे भक्त कवियों से प्रेरणा लेकर श्रृंगार काव्य की सृजन की। हास्य व्यंग भी देखने को मिलता है। भारतेंदु युगीन कवियों की रचनाओं में हास्य व्यंग की भी प्रवृत्ति हमें प्राधान्य रूप से देखने को मिलता है। नए जमाने की मुकरियों में उन्होंने समकालीन राजनीतिक असंगतियों पर भी व्यंग किया। प्रेमचंद की हास्य बिंदु कविता में, माफ करिएगा, प्रेमचंद नहीं, प्रेमगन की हास्य बिंदु कविता में समसामयिक स्थितियों का विनोदपूर्ण वर्णन देखने को मिलता है। वहीं अंधेर नगरी आदि प्रहसन नाटकों में हास्य व्यंग की भारतेंदु का हास्य शिष्ट और सदस्य बंदर भाषा, माफ करिए, बंदर सभा, उर्दू का स्यापा आदि इसके प्रमाण हैं। अंधेर नगरी आदि प्रहसन नाटकों में हास्य व्यंग की प्रचुरता देखने को मिलती है। प्रताप नारायण मिश्र ने राजनीतिक असंगतियों पर व्यंग किया है। प्रेमघन की हास्य बिंदु कविता में समसामयिक स्थितियों का विनोदपूर्ण वर्णन देखने को मिलता है। प्रताप नारायण मिश्र ने निबंध में तो हास्य व्यंग की प्रवृत्ति ही प्रमुख रही। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों में तो हास्य व्यंग की प्रवृत्ति ही प्रमुख है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक मुकरी का यहाँ उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। धन लेकर कुछ काम न आवे, ऊंची नीची राह दिखावे, समय पर साधे गूंगी, क्यों ससवी साजन नहीं सखी चूंगी, क्यों ससवी साजन नहीं सखी चूंगी। वस्तुतः भारतेंदु युगीन कविता में व्यंग विनोद हास्य है, परंतु वह कहीं भी अश्लील या भदेश नहीं, बल्कि शिष्ट और सभ्य होने के साथ साथ उद्देश्यपूर्ण भी है। प्राकृतिक चित्रण भारतेंदु युगीन सौंदर्य का चित्र भी इस काल की रचनाओं की एक प्रमुख विशेषता है। यद्यपि अधिकतर कवियों ने परंपरागत रूप में ही प्रकृति के उद्दीपनात्मक चित्र की प्रस्तुत किए, फिर भी प्रकृति के अनेक सुंदर आलम्बनगत चित्रों से युगीन कवियों ने अपने काव्य को सजाया है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने काव्य से प्रकृति के स्वतंत्र मनोहारी चित्र देखे जा सकते हैं। भारतेंदु तथा अंबिका दत्त व्यास ने आलंबन रूप में भी प्रकृति को उकेरा है। गंगा वर्णन, यमुना वर्णन, प्रातः समीकरण, होली, भारतेंदु हरिश्चंद्र, पावस पचासा, अंबिका दत्त व्यास, मयंक महिमा, प्रेमघन आदि इस युग की कुछ उल्लेखनीय
प्रकृति परक रचनाएं हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह के प्रकृति चित्रण प्रकृति में उनकी सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति, तथ्य अभिव्यंजना शक्ति देखी जा सकती है। इस संदर्भ में विंध्य प्रदेश की प्राकृतिक सुषुम्ना के सजिलष्ट चित्र विशेष उल्लेखनीय है। छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत के प्राकृतिक चित्रण में चित्रात्मकता का जो विकसित रूप मिलता है, उसका पूर्वाभास यहाँ द्रष्टव्य है। पहाड़ अपार कैलाश से कोटिन, ऊंची शिखा लगी अंबर चूम। वस्तुतः इस युग के कवियों ने प्रकृति का आलंबन के रूप में चित्रण कम किया। ये मुख्यतः मानव प्रकृति के ही कवि कहे जा सकते हैं। फिर भी भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह जैसे कवियों ने काव्य में प्रकृति का भावपूर्ण चित्रण अति सुंदर बन पहा है। काव्य में प्रकृति के भावपूर्ण चित्रण बन रहा था। भारतेंदु युग साहित्यिक विशेषताओं में प्राचीन संस्कृति के प्रति मोह को भी हम देख सकते हैं। भारतेंदु युग के कवियों ने अपने संस्कृति के प्रति मोह स्पष्ट लक्षित होता है। अपनी परंपरागत सांस्कृतिक संपदा की रक्षा करते हुए नवीनता को अपनाने की ललक में स्वर इस युग की कविता की प्रमुख प्रवृत्ति रही। अपने प्राचीन गौरवमय जीवन को छोड़कर नवीनता को अपनाने की भर्त्सना करते हुए कहा गया है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, नर पशु निरा और मृतक समान है। वहीं दूसरी लाइन में बालमुकुंद अपनी सार्थ परंपरा को भूलकर विदेशी फैशन के प्रति अरुचि प्रकट करते हुए कहा है, सेल गई बरछी गए तीर तलवार। वस्तुतः इस काव्य में प्राचीनता एवं नवीनता का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। ये कवि एक और प्राचीन काव्य की उद्देश्यात्मकता, नैतिकता, भक्ति भावना आदि को ग्रहण करते हैं, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय एवं सामाजिक चेतना को अपनी कविता में स्थान देते हैं। इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता। इस काव्य में इतिवृत्तात्मकता को प्रधानता मिली। भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके कई समकालीन कवि उपदेशात्मक एवं सुधारवादी भावना को इतना अधिक महत्व देते हैं कि कवि उपदेशक एवं सुधारक बन जाते हैं। ये अनुभूति की गहन का स्थान तुकबंदी देने लगते हैं और उनकी कविताएं प्रचारात्मक सी लगती हैं। उसमें सरसता कम और निरसता अधिक मिलती हैं। भाषा शैली। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी भाषा कविता में निज भाषा उन्नति जैसे पंक्तियों के माध्यम से अपने हिंदी प्रेम को व्यक्त करते हैं। ब्रज के साहित्यिक गौरव, सौष्ठव, माधुर्य एवं ललित्य से वे अधिक प्रभावित थे, अतः उसके प्रति मोह को नहीं छोड़ आए। कुछ के रचनाएं उन्होंने खड़ी बोली में लिखी और उन्होंने अवधी भाषा को भी प्रयुक्त किया, परंतु इस युग की मुख्यतः काव्य भाषा ब्रज भाषा ही रही। गद्य के क्षेत्र में इन्होंने खड़ी बोली को अपनाया है। प्रसंगानुकूल कोमलकांत पदावली, ओजपूर्ण लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग इनकी भाषा के
प्रमुख विशेषताएं रही। भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन आदि की भाषा में अलंकारिता भी देखी जा सकती है। इस युग के कुछ कवियों ने खड़ी बोली का भी काव्य भाषा के रूप में उपयोग अवश्य किया है। परिमाण में पकी है। भारतेंदु की कविता की खड़ी बोली का एक उदाहरण देख सकते हैं। सांझ सवेरे पंछी सच क्या कहते हैं, कुछ मेरा है हम सब एक दिन उड़ जाएंगे, यह दिन चार बसेरा है। काव्य शैली की दृष्टि से इस युग में वर्णन इतिवृत्तात्मक तथा भाव प्रधान दोनों ही रूपों में होने लगा। छंद और अलंकार का प्रयोग भी इस युग में हो रहा था। इस युग की अधिकांश रचनाएं पद शैली में लिखी गई और ये रीति काव्य की श्रेणी में आती हैं। परंपरा छंदों में कवियों ने घोर, सोरठा, चौपाई, रोला, हरिगीतिका, कुंडलिया, कवित, सर्वयशस्व, मंदाक्रांता, शिखरणी आदि मात्रिक वर्णित छंदों का प्रयोग किया है। भारतेंदु ने उर्दू तथा बांग्ला छंदों में कुछ रचनाएं लिखी तथा लवनी, कजली आदि लोक का भी किया। अलंकार प्रयोग से कवियों अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि शब्द अलंकारों तथा उत्प्रेषण, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग किया। काव्य रूप में भारतेंदु युग कवियों की रचनाएं प्रमुख रूप से काव्य श्रेणी। इन कवियों में मुख्यतः मुक्तक एवं गीति शैली के अंतर्गत आते हैं। इन कवियों में मुख्यतः मुक्तक एवं मुक्तक गीति शैली को अपनाया। इसमें पदों में भावपूर्णता, ज्ञात्मकता के तत्व निहित हैं। प्रेमघन रचित जीर्ण, जनपद, अंबिका, व्यासकृत, कंसवंध आदि प्रक्षाणात्मक कृतियां हनीगिनी ही हैं। इसके अतिरिक्त सतसई तथा शतक परंपरा की रचनाएं भी भारतेंदु युग में मिलती हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने उर्दू, शेर, भरसिया आदि की शैली का प्रयोग किया है। समग्र इस युग के काव्य को परंपरागत छंदोबद्ध मुस्तक काव्य की श्रेणी में ही रखा जा सकता है। तो आशा करता हूँ आपको यह कक्षा पसंद आया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कक्षा से अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।